कहते हैं हार मान लेना और हार जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। हार जाना खेलने के परिणाम को दिखाता है और हार मान लेना खेलने से पहले ही खुद को कमज़ोर मानकर फैसला सुना देना है। इसलिए कभी भी हार मत मानिए। सुप्रभात, मैं हूं दीक्षा कोहली। आइए नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक लोकसभा में पेश। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 129वां संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक किया पेश। विधेयक पेश करने को लेकर हुई वोटिंग में पक्ष ने 269 और विरोध ने 198 वोट दिए। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजे जाएंगे दोनों विधेयक। भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर राज्यसभा में विशेष चर्चा हुई पूरी। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार के लिए संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि वंचितों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण की मूल प्रेरणा। बोले, धर्म के आधार पर किसी भी कीमत पर आरक्षण नहीं, हर जाति हर धर्म के लिए समान कानून हो, इसका पक्षधर है हमारा संविधान। जयपुर में 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी विकास की नई दृष्टि। बोले, हम समाधान प्रदान करने में विरोध नहीं, सहयोग में करते हैं विश्वास। राजस्थान में ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से संबंधित 46,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 24 परियोजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। कहा, जल संसाधनों का संरक्षण केवल सरकार की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी। भारत आर्मेनिया संबंधों में नया मोड़। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन परिसर में आर्मेनिया के राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष एलेन सिमोनियन के साथ की द्विपक्षीय बैठक। साझेदारी के अवसरों पर दिया बल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के लिए पहुंचे चीन। आज बीजिंग में चीनी विदेशी मंत्री वांग यी के साथ सीमा पर तनाव कम करने और संघर्ष विराम पर करेंगे अहम चर्चा। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने के लिए 21 अक्टूबर को हुआ था समझौता। और सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय और उपभोक्ता मंत्रालय। इसके साथ ही खाद्य और सार्वजनिक वितरण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय। प्राक्कलन समिति 2024-25 के प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएंगे। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएंगे। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित विवरण सभा पटल पर रखे जाएंगे। लोक लेखा समिति की कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित विवरण सभा पटल पर रखे जाएंगे। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति 2024-25 के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए विदेश मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामले संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2744 के
7 अगस्त 2024 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य देंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में वक्तव्य देंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य देंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 17 दिसंबर 2024 को पेश किए गए गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को आगे विचार करने के लिए रखेंगे। साथ ही इस विधेयक को पारित किए जाने के लिए भी प्रस्तावित करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वाहन पत्र विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। सर्वप्रथम राज्यसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सभा पटल पर पत्र रखे जाने के साथ होगी। आज जिन मंत्रालयों के पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे उनमें शामिल हैं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। विभाग संबंधित संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2024-25 के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। विदेश मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों के संबंध में विभाग संबंधित विदेशी मामले संबंधी संसदीय स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। लोक लेखा समिति की कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। विभाग संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2024-25 के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके संबंधित उत्तर दिए जाएंगे। विधायी कार्यों के तहत आज 3 बिल चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्याक 3 विधेयक 2024 को सदन में चर्चा और लौटाए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगी। 9 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर आगे विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 को पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा में भारतीय संविधान के 75 वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा की चर्चा में हिस्सा लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में लोकतंत्र की जड़ें पाताल तक गहरी हैं। इसने अनेक लोगों के गुमान को चूर-चूर किया है। उन्होंने कहा कि जो कहते थे
कि भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। यह हम सबके लिए गौरव का पल है, संकल्प लेने का पल है। गृह मंत्री ने जहां अपनी सरकार की ओर से लिए गए फैसलों का जिक्र किया, वहीं कांग्रेस के शासनकाल के दौरान किए गए संविधान संशोधन को लेकर निशाना भी साधा। लोकसभा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले 129वें संविधान संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से पेश किए गए इस विधेयक पर विपक्ष ने गहरी आपत्ति जताई। कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के सदस्यों ने इसे संविधान एवं संघवाद के खिलाफ बताया। विधेयक को पेश करने पर मत विभाजन भी कराया गया। मत विभाजन में 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को पेश करने के पक्ष में 269 मत और विरोध में 198 मत पड़े। सदन ने इन विधेयकों को बारीकी से समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव पारित किया। विधेयक को पेश करते हुए विधि और न्याय राज्य मंत्री ने कहा कि संविधान संशोधन का यह विधेयक संविधान सम्मत है और किसी भी रूप में यह राज्य की शक्तियों को कम नहीं करता। इस विधेयक से संविधान के मूल ढांचे में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। जो ये चर्चा हुई है, इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा। मैंने सारी व्यवस्था दे चुकी है और मैंने पूरी परंपरा पुरानी भी सब बता चुका हूं आपको। अब माननीय मंत्री जी ने भी ये बता दिया है कि जेपीसी इसके लिए गठन होगी। ऐसा माननीय मंत्री जी ने कि एक मिनट, उस समय जेपीसी के समय व्यापक चर्चा होगी और सब दल के सदस्य होंगे, उसमें डिटेल चर्चा होगी और उसके बाद जब बिल आएगा उस समय आपको व्यापक चर्चा, आप जितने समय चाहोगे उतने घंटे आपको व्यापक चर्चा दी जाएगी, पूरा समय दिया जाएगा, सबके दल के सदस्यों को समय दिया जाएगा। ये मैं आपसे कह सकता हूं कि उस समय जब इस बिल पे लाएगा तो पूरी डिटेल चर्चा होगी सभी मान्य सदस्यों को। जितने दिन आप चर्चा जाएंगे उतने दिन से आपको चर्चा का समय दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजस्थान दौरे पर रहे। बता दें कि राजस्थान दौरे के दौरान राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को ईआरसीपी समेत हजारों करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की जिन 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उसमें 7 केंद्र सरकार की और 2 राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने
300 करोड़ रुपए से अधिक की 15 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनमें पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना शामिल है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ती है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच इस परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना से राजस्थान में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल निवेश को बढ़ावा देगी, बल्कि इससे युवाओं को रोजगार के भी अनेक अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में विकास को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के कार्यकाल के दौरान राज्यों के बीच जल विवाद कभी नहीं सुलझा सका, जिससे मध्य प्रदेश और राजस्थान को काफी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार विवादों के बजाय समाधान पर जोर देती है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच हुए जल समझौतों से अन्य राज्यों को भी सीख लेनी चाहिए। साथियों, राजस्थान के लोगों के आशीर्वाद से बीते 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इन 10 सालों में हमने देश के लोगों को सुविधाएं देने, उनके जीवन से मुश्किलें कम करने पर बहुत जोर दिया है। आजादी के बाद के 5-6 दशकों में कांग्रेस ने जो काम किया, उससे ज्यादा काम हमने 10 साल में करके दिखाया है। आप राजस्थान का ही उदाहरण लीजिए। पानी का महत्व राजस्थान से बेहतर भला कौन समझ सकता है। यहां कई क्षेत्रों में इतना भयंकर सूखा पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में हमारी नदियों का पानी बिना उपयोग के ऐसे ही समंदर में बहता चला जा रहा है। और इसलिए ही जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। उन्होंने इसके लिए एक विशेष कमेटी भी बनाई। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है, समुद्र में बह रहा है, उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या, दोनों का समाधान संभव था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके समर्थन में कई बार अपनी बातें बताई हैं, लेकिन कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में राजस्थान में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार देश में सुशासन का प्रतीक बन रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो भी संकल्प लेती है, उसे ईमानदारी से पूरा करती है। यही वजह है कि एक के बाद एक राज्यों में पार्टी को जन समर्थन मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि देश की जनता ने 60 वर्ष के बाद लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दिया है। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है, और तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा में भाजपा को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान तो वो राज्य है जिसकी सेवा का भाजपा को लंबे समय से सौभाग्य मिलता रहा है। पहले भैरव सिंह शेखावत जी ने राजस्थान में विकास की सशक्त नींव रखी। उनसे वसुंधरा राजे जी ने कमान ली और सुशासन की विरासत को आगे बढ़ाया, और अब भजनलाल जी की सरकार सुशासन की इस धरोहर को और समृद्ध करने में जुटी है। बीते 1 वर्ष के कार्यकाल में इसी की छाप दिखती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि चिकित्सा पेशे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनका महत्वपूर्ण योगदान दर्शाता है कि भारत वास्तव में एक विकसित समाज बन रहा है। राष्ट्रपति ने मंगलागिरी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि समग्र स्वास्थ्य को निरंतर बढ़ावा देना तथा सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना इस संस्थान के प्रत्येक चिकित्सा पेशेवर का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा पेशे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनका महत्वपूर्ण योगदान यह दर्शाता है कि हम वास्तव में एक विकसित समाज बन रहे हैं। इससे यह तथ्य भी उजागर होता है कि अवसर मिलने पर हमारी बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करती हैं। I would like our young doctors like you to give priority to providing medical care and services to people living in rural, tribal and remote areas, providing inclusive health care in our national goal. Doctors, especially young doctors like you, have a key role in achieving this goal. I hope that all of you will discharge this responsibility with utmost dedication and make invaluable contribution in building a healthy, prosperous and developed India. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि भारत और आर्मेनिया के बीच संवाद और सहयोग के साझेदारी के नए अवसर खुल रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में आर्मेनिया के राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष एलेन सिमोनियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आर्मेनिया प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए जो 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस साल जिनेवा में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPO असेंबली के दौरान सिमोनियन के साथ अपनी पिछली बैठक को याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच राजनीतिक और संसदीय संवाद और सहयोग में वृद्धि हुई है।
जिससे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के नए अवसर खुले हैं। दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय मंचों पर निरंतर संवाद और सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों और दोनों संसदों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर नियमित चर्चा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है, सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, भौगोलिक विविधता वाला देश है और धर्म की विविधता वाला देश है। दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसमें इतनी विविधताएं हैं और राजनीतिक विविधताएं भी बहुत। आर्मेनिया गणराज्य की संसद राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर विचार विमर्श भी किया। दोनों नेताओं की यह मुलाकात संसद भवन परिसर में हुई। दोनों नेताओं की चर्चा दोनों देशों के लोकतंत्र के बीच ऐतिहासिक दीर्घकालिक संबंधों पर केंद्रित रही और द्विपक्षीय व्यापार और संपर्क को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने में भारत और आर्मेनिया के बीच संसदीय आदान प्रदान की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। भारत और चीन के बीच 5 वर्ष के अंतराल के बाद आज विशेष प्रतिनिधि स्तर की बैठक होने जा रही है। यह महत्वपूर्ण बैठक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने के एजेंडे पर आधारित होगी। इस बैठक में शिरकत करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल चीन पहुंच गए हैं। इससे पहले SR संवाद दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुआ था। भारत और चीन के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों पर बीजिंग में विशेष प्रतिनिधि वार्ता होगी। इस बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी मौजूद रहेंगे। और फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।